हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखो, जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमें पता है हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म करता है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत होती है। हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फॉर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी देखे। सेकेंड चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एक वेरी इंटीग्रल एलिमेंट के बारे में पढ़ा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ा। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन के बारे में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, कि इलेक्शन की हमें पहली बात तो क्यों जरूरत होती है, ठीक है। इलेक्शन के क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है या फिर अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन से अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है, एंड हमें किस तरह के इलेक्शन की एक डेमोक्रेसी में जरूरत होती है। समझ में आया? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ओके, अब मैं इस चैप्टर को एक स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगी, ठीक है। देखो, स्टोरी क्या है? स्टोरी हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शंस की है, ठीक है। तो हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं असेंबली इलेक्शन, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन। और एक इलेक्शन होते हैं जो कि पूरे इंडिया लेवल पर होते हैं, हम उसको कहते हैं पैन इंडिया इलेक्शन, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, इलेक्शंस में बाइफर्केशन इंडिया में। अभी आप ये समझिए कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, ठीक है, हरियाणा में 1987 में, हम उनकी बात कर रहे हैं, उस स्टोरी के बारे में समझ रहे हैं। उससे पहले हरियाणा में किसका रूल था? कांग्रेस का था, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी, इट वाज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी। समझ में आया? अब क्या है, चौधरी देवीलाल का हमें देखने को मिलता है। चौधरी देवीलाल कौन थे? ये ऑपोजिशन के लीडर थे, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिशन के लीडर थे चौधरी देवीलाल, ठीक है, इन्होंने शुरू करा न्याय युद्ध, ठीक है। अब न्याय युद्ध का क्या मतलब है? न्याय युद्ध का मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली और उसका नाम था लोक दल, ठीक है, लोक दल पार्टी। अब ये जो लोक दल पार्टी थी, इलेक्शन आए, इलेक्शन की कैंपेनिंग हुई। आपको सबको पता है कैंपेनिंग में क्या होता है, ठीक है, लोग अपना अपना प्रचार करते हैं, अपनी पार्टीज का प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्शन की कैंपेनिंग में लोक दल की, ठीक है, क्या देखने को मिला? लोक दल ने प्रॉमिस किया कि जो भी छोटे छोटे लोन्स हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर स्मॉल फार्मर्स हो गए, इनके जो स्मॉल लोन्स हैं उनको हम माफ कर देंगे, उनको हम वेव कर देंगे, ठीक है। तो वील वेव द लोन्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में देखने को मिलता है कि जो लोकदल पार्टी है वो एक भारी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीतती है। अब क्या था वो? ये था कि लोकदल और उसके जो पार्टनर्स थे उसको कितनी सीट मिली? 90 में से 76 सीट मिली। किसको? लोकदल को और उसके पार्टनर को। अकेले लोकदल को कितनी सीट्स मिली? 60 सीट्स मिली और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट्स ही मिल पाई, ठीक है, 90 सीट्स में से, ठीक है। तो हमने ये क्या देखने को मिला कि इलेक्शन में भारी मात्रा में किसको मेजॉरिटी मिली? लोकदल पार्टी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि एमएलए जो भी इलेक्ट हुए थे, ठीक है, एमएलए ने अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको, या फिर लीडर किसको डिक्लेयर कर दिया? चौधरी देवीलाल को, ठीक है। फिर जो गवर्नर थे हरियाणा के, उन्होंने चौधरी देवीलाल को इन्वाइट किया टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। समझ में आया? अब चीफ मिनिस्टर बनने के 3 दिन के अंदर अंदर चौधरी देवीलाल ने क्या किया? जो भी फार्मर्स थे, ठीक है, जो भी उनका लोन था, स्मॉल लोन था, जो उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, वो सब उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है, चौधरी देवीलाल ने, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। अब क्या हुआ? अगले इलेक्शन आते हैं 1991 में, ठीक है, और लोग जो है दे वर नॉट, ठीक है, हैप्पी विद द लोकदल गवर्नमेंट, और उन्होंने फिर से कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस पार्टी फिर से किस में आ गई? सत्ता में आ गई, पार में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें इस इलेक्शन स्टोरी से क्या देखने को मिलता है? इससे हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों के पास इलेक्शन के जरिए लोगों के पास चॉइसेस आती हैं। चॉइसेस का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टी से नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं, तो आपके पास एक स्कोप है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, चांस है
किस चीज का, क्या आप उस पार्टी को हटा दें और दूसरी पार्टी को इंस्टॉल कर दें या एस्टैब्लिश कर दें, दूसरी पार्टी को वोट दे दें, ठीक है। तो इलेक्शन का सारा जो मुद्दा होता है ना, पर्पस होता है, वो यही होता है, ठीक है। चलिए, अब हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत होती है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। देखो, अब देखो क्या है कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं, हेल्ड कराए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, काफी अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन हेल्ड कराती हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लो, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं। चाइना में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वन पार्टी गवर्नमेंट थी, ठीक है, एक ही पार्टी है जिसको जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं तो वो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि इलेक्शन में खड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा या तो उसके फ्रेंड्स होते हैं या कोई नहीं होता, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर इलेक्शन तो वहां पर भी हो रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर हुए थे, लेकिन सारी की सारी वोट्स जो है वो किसको जाती है, डिक्टेटर को जाती है, 100% वोट। आप सोचिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके खिलाफ कौन नहीं खड़ा होगा, कोई हिम्मत ही नहीं करता, ठीक है। और फिर लोग जितनी भी वोट्स होते हैं सारी की सारी किसको जाती हैं, किम जोंग उनको जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्शन तो बहुत सारी कंट्रीज कराती हैं, लेकिन क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडिया के इलेक्शन को या फिर न्यूजीलैंड के इलेक्शन को या कनाडा के इलेक्शन को अलग बनाती हैं, किसके इलेक्शन से, नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन से या चाइना के इलेक्शन से। समझ में आया। तो मेनी अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज टू हेल्ड इलेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें इलेक्शन की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि रूल ऑफ पीपल जो है, लोगों का रूल, लोगों का राज, वो दो ही तरह से पॉसिबल है। पहला क्या है कि या तो लोग एवरी डे, डेली बेसिस पर आए बैठे, ठीक है, डेली बेसिस पर सुबह सुबह अपना दांत वात मांजने के बाद लोग आकर बैठे और उसके बाद अपना क्या करें, डिसीजन ले, डेली डिसीजन ले, ठीक है, और डेली एक्शंस ले, ठीक है। अब देखो इंडिया है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया में तो ये पॉसिबल है नहीं कि लोग डेली बेसिस पर आए और आकर क्या करें, डेली बेसिस पर डिसीजन ले, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या हम ऐसी जगह को या फिर किसी भी ऐसे रीजन को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो है या लीडर्स जो है वो एज या एक्सपीरियंस या एजुकेशन या नॉलेज के बेसिस पर चुने जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ऐसे केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज, इनके बेसिस पर जो चुने गए नुमाइंदे हैं, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों की पसंद है, हम कैसे पता लगाएं, ठीक है। या फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लोगों की पसंद के या लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, या फिर हाउ टू एंश्योर कि दोज नॉट लाइक बाय द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार इलेक्ट किया उसके बाद 15 साल के लिए भूल गए, नहीं ना। तो हम कैसे इंश्योर करें कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, ये अगर लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ना रहें, ठीक है। कैसे इंश्योर करें, ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है, हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। वो सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, रेगुलरली चूज करें और फिर उनको चेंज करें, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्शन, ठीक है। ऐसे मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्शन, ठीक है। कौन से मैकेनिज्म को, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है या हर 6 साल में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एट अ रेगुलर इंटरवल, और उनके पास स्कोप हो उनको चेंज करने का अगर वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म वेयर पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव रेगुलरली एंड चेंज देम। समझ में आ रहा है इलेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो एक इलेक्शन में क्या होता है, वोटर्स जो होते हैं वो कई सारे चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, ठीक है। वोटर जो होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते टाइम कौन कौन सी चॉइसेस बनाते हैं, वो ये चॉइस बनाते हैं, वो चुनते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉज बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वो चुनते हैं कि कौन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा और कौन गवर्नमेंट के या कंट्री के मेजर बड़े बड़े डिसीजन लेगा, ठीक है।
और वो चुनते हैं कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या लॉ मेकिंग करेगी या फिर पॉलिसी मेकिंग करेगी गवर्नमेंट में। समझ में आया? तो वोटर्स जो होते हैं वो कई सारे वोट करते टाइम चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर की जब हमने बात करी, हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लिया है इसके बारे में, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमें पता है वो सब इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, और काफी ज्यादा जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो भी इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं। ऑलरेडी चाइना, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। अब ये जो फॉलोइंग चेकलिस्ट है इसमें हमें देखने को मिलेगा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक वन, ठीक है। इस चेकलिस्ट के जरिए हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक समाज के वर्ग के पास या समाज के एक सेक्शन के पास वोटिंग अधिकार है ही नहीं, ठीक है। हमने क्या देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हम देखेंगे 1946 तक विमेन के पास वोटिंग राइट ही नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमें देखने को मिलेगा कुछ जगहों पे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास, सोसाइटी के सेक्शन के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, सब लोगों के पास अधिकार होता है चूज करने का अपने लीडर्स को, सबके पास अधिकार होता है वोट डालने का। समझ आ रहा है? इसका क्या मतलब है कि एवरीवन, हर एक इंसान जो कि वोट डाल रहा है उसके वोट की एक वैल्यू है, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, वन वोट वन वैल्यू। अब देखो हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेजोरिटी से हूं तो मेरी वोट की ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। आप माइनॉरिटी से हैं तो आपकी वोट की कम वैल्यू है। नो, हर एक के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है? देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी है और वही इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। तो क्या है, लोगों के पास ना चॉइसेस होनी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, ठीक है। हमने चाइना में देख लिया, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही इलेक्शन लड़ती है, लोगों के पास चॉइस नहीं है, ठीक है। लोगों के पास चॉइस नहीं है टू चूज फ्रॉम, राइट। तो क्या है, पार्टीज और कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फ्री होने चाहिए, ठीक है। और एक रियल चॉइस ऑफर करनी चाहिए वोटर्स को। ऐसा नहीं कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है अपने कैंडिडेट्स के लिए या पार्टीज के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो चॉइसेस लोगों को मिल रही है, ठीक है, ये एक रेगुलर इंटरवल पर ऑफर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शन हुए 15 साल के लिए भूल गए, 15 साल की छुट्टी। नो, हर 5 साल में या हर 6 साल में इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों के पास एक चांस रहे, स्कोप रहे कि अगर पहला वाला अच्छा काम नहीं कर रहा था तो उसको हटाकर दूसरे वाले को ले आए, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को, दूसरी पार्टी को ले आए, ठीक है। तो क्या है, ये जो चॉइस है ये रेगुलर इंटरवल पर लोगों को ऑफर की जानी चाहिए, या तो हर 5 साल में या फिर हर 6 साल में, ठीक है। और इलेक्शन हर फ्यू ईयर में रेगुलरली हेल्ड कराने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो है, जो लोगों की पसंद है, वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हमने मेक्सिको में देखा कि चलो लोगों के पास चॉइस है, 4-5 पार्टीज है, 4-5 कैंडिडेट है, लेकिन एक के पास ज्यादा पार है, उसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो दूसरी पार्टीज हैं वो लोगों के सामने उभर कर नहीं आ पा रही हैं और उनका काम लोगों के सामने उभर कर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, चीटिंग हो गई, ठीक है। तो क्या है कि फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन होने चाहिए जहां पर लोग वाकई चूज कर सके जिनको भी वो चूज करना चाह रहे हैं। समझ आया? ओके। अब देखो क्या है, इन सब कंडीशंस को आपको अपनी अपनी कंट्री में रखना है, खुद की कंट्री में, और उसके बाद देखना है कि आपकी जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो आपको इन कंडीशंस को अपनी खुद की कंट्री में अप्लाई करना है। समझ आया? ओके। अब क्या है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब देखो सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब समझो। पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब कुछ नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल, इलेक्शन में कंपटीशन, ठीक है। तो मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, ठीक है, अपने क्षेत्र से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से,
मेरे साथ मेरे 2-3 साथी और हैं, तो हम में जो इलेक्शन का कंपटीशन होगा 2-3 साथी में और मुझ में, हम उसको इलेक्टोरल कंपटीशन कहेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इलेक्शन, देखो इलेक्शन का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो पॉलिटिकल कंपटीशन का है। इलेक्शन इज ऑल अबाउट चॉइस, ठीक है। चॉइस नहीं है तो इलेक्शन का कोई मकसद ही नहीं है, समझ आया। तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस, राइट। अब क्या है, ये जो कंपटीशन होता है ना, ये अलग अलग फॉर्म ले लेता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म ले लेता है, ठीक है। काफी टाइम हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और काफी टाइम हमें देखने को मिलेगा क्षेत्र लेवल पर कि कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑब्वियस कंपटीशन क्या है, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, ठीक है। इनके बीच में, इन तीनों के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, हम इसको पॉलिटिकल कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो भी कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि एमएलएज के बीच में जो भी हो रहा है, हम उसको कैंडिडेट्स के बीच का कंपटीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में जो भी कंपटीशन होता है, एक फॉर्म हमें ये भी देखने को मिलती है, किसमें, पॉलिटिकल कंपटीशन में, समझ आया। Let's have a look at the demerits of electoral competition और political competition. Okay, तो हम कुछ demerits की बात करेंगे, ठीक है। Now, it creates a sense of disunity, ठीक है। तो क्या होता है कि जहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है या फिर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, अलग अलग पार्टीज में कंपटीशन है, कैंडिडेट्स में कंपटीशन है, वहां पर सेंस ऑफ डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म हो जाता है लोकेलिटी में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, वहां पर लोगों में डिसयूनिटी आ जाती है, लोग एक तरह से बट जाते हैं, फैक्शन में बट जाते हैं कि हम तो इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं और हम इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है। तो लोगों में क्या है, एक तरह से फैक्शनलिज्म हो जाता है, फैक्शन में बढ़ जाते हैं। फैक्शन का क्या मतलब होता है, फैक्शन का मतलब होता है जब कोई भी एक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन और व्यूज, समझ आ रहा है। तो क्या होता है कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म, ठीक है, लोग बढ़ जाते हैं। फिर है पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, क्या है, एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाती हैं, दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने 60 सालों में कुछ नहीं किया और इन्होंने कंट्री को लूट के रख दिया। एंड यू माइट हैव हर्ड दीज सेंटेंसेस, राइट। तो यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर क्यों एलिगेशंस लगाती हैं, ताकि वो अपने आप को और अच्छा और बेटर दिखा सके लोगों के सामने, समझ आया। तो ये एक तरह से नेगेटिव चीज हो गई, राइट, इजंट इट, कि एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर टू मेक देम लुक बेटर इन फ्रंट ऑफ or in the eye of the citizens, right। अब क्या है, dirty tricks by candidate and parties to win election, ठीक है। इलेक्शन जीतने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं या पार्टीज होते हैं, वो कुछ ऐसी डर्टी या फिर मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट डज दैट इवन मीन, समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड इलेक्शन रिगिंग, ठीक है। इलेक्शन रिगिंग का मतलब होता है, ओके, द स्पेलिंग इज RIGGING। रिगिंग का मतलब होता है इलेक्शन जीतने के लिए मैल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बूथ में गए, ठीक है, पोलिंग बूथ जहां पर होते हैं, जहां पर वोटिंग डलती है, वहां पर जाकर ब्राइब दी, ठीक है, रिश्वत जो होती है, रिश्वत ऑफर करी। तो और इसके अलावा जो वोटर्स हैं उनको जाकर हम, फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारा पैसा बांटा और उनसे ये कहा कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बदले में तुम हमें वोट दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्शन रिगिंग है, ओके, ये मैल प्रैक्टिसेस है। तो इलेक्शन जो जीतने की होड़ होती है कि हमें इलेक्शन जीतना ही जीतना है, ओके, क्यों, क्योंकि हमें पार में आना है। उससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं और पार्टीज होते हैं, वो ऑफन डर्टी ट्रिक्स का या फिर मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर लेती हैं। व्हाई, बिकॉज in the want of power, right। अब क्या है, pressure to win electoral fights does not leave much space, exactly। तो electoral fight जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि काफी जो कैंडिडेट्स होते हैं या पार्टीज होती हैं, उनको ये होता है कि हमें किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है और हमें पार में आना है, सत्ता में आना है ना। अब इससे क्या होता है कि इनके ऊपर इलेक्टोरल फाइट्स जीतने का जो प्रेशर होता है, इससे
सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए स्कोप नहीं बचता, रूम नहीं बचता है, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर वेरी मच कंसंट्रेटेड ऑन द फैक्ट दैट वी हैव टू गेट द पावर, वी हैव टू विन द इलेक्शन जीतने के प्रेशर में उनको जो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। एक हमने डेमोक्रेसी का क्या फीचर अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट ये भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में टाइम टू टाइम जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हर 5 साल में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना, तो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि भाई कोई पॉलिटिकल लीडर ने, रिप्रेजेंटेटिव ने कोई पॉलिसी लाने का बोला, ठीक है, वादा किया, और फिर उन 5 साल में फॉर एग्जाम्पल उन पे काम हुआ, पता चला 5 साल बाद जो इलेक्शन हुए उसमें वो जो पॉलिटिकल लीडर है या पार्टी है उसको इलेक्शन में इलेक्ट ही नहीं किया गया और वो पावर से हट गई, तो जो पॉलिसी थी, जो पार्टी ला रही थी, वो भी रुक गई, राइट, स्टैग्नेंट हो गई। तो यही मतलब है कि ये जो प्रेशर होता है इट लीव्स वेरी मच स्पेस और रूम फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। अब क्या है कि जेन्युइन और गुड कैंडिडेट जो होते हैं वो इस डर से पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करते कि ये तो बहुत गंदा एरिना है, यहाँ पे बहुत डर्ट है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर बहुत अनहेल्दी, टॉक्सिक और नेगेटिव कंपटीशन होता है। अब यही बात सोचकर जो लोग जेन्युइनली गुड होते हैं, जिन लोगों में बाकी क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, दे डू नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स विद द फियर ऑफ अनहेल्दी एंड डर्टी कंपटीशन। तो ये क्या है कि इलेक्टोरल कंपटीशन के हमने कुछ डीमेरिट्स देखे, ठीक है, कुछ नुकसान देखे। अब देखो हमारे जो लॉ मेकर्स थे, ठीक है, उनको पता था कि ये सब चीजें हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे लॉ मेकर्स को पता था कि ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल दे चोज फ्री कंपटीशन इन द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि लॉन्गर रन में ये जो फ्री कंपटीशन होता है ये अच्छा काम करता है। अब देखो मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तुम लोगों को। एक बात बताएं, एक शॉपकीपर है, ठीक है, अब शॉपकीपर चाहता है कि मैं अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करूं, ठीक है, प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करूं, अपना मुनाफा करूं। अब अगर उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो शॉपकीपर को अच्छा सामान बेचना होगा, इज़न्ट इट, और सही दामों पर बेचना होगा, है ना, तभी तो लोग उससे आकर लेंगे सामान। लोग आकर लेंगे तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट जो हैं, मान लीजिए कि उनका मोटिवेशन जो है वो ये है कि हम पावर में बने रहें, और उनका मोटिवेशन ये नहीं है कि हम लोगों को सर्व करें, ठीक है। आइडल वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर कैंडिडेट्स होती हैं, उनका मोटिवेशन क्या होता है कि हम लोगों की सेवा करें, है ना, लोगों को सर्व करें, कंट्री पर्सन्स को सर्व करें। बट क्या है कि हम आइडल वर्ल्ड में तो नहीं रहते, हम रियलिटी में रहते हैं। रियलिटी में जब हम देखा जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट आर ड्रिवन और मोटिवेटेड बाय द फैक्ट कि हम पावर में बने रहे, हम सत्ता में बने रहे, हमारे पास पावर रहे, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर उन्हें पावर में रहना है, अपने हाथ में पावर रखनी है, तब भी उन्हें अच्छा काम करना पड़ेगा, है ना। अगर उनका मोटिवेशन ये है भी कि हम पावर में बने रहें, सत्ता में बने रहें, तब भी उन्हें काम तो करना पड़ेगा ना, तभी लोग उनको वोट देंगे तो वो पावर में बने रहेंगे, ठीक है। तो अगर उनका ये मोटिवेशन है भी तब भी उन्हें काम करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने देखा कि एक इलेक्टोरल कंपटीशन के अगेंस्ट जो पॉइंट है उनको ये एक आंसर है, ठीक है, कि इवन इफ इट इज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इलेक्टोरल कंपटीशन में, बट एक फ़ायदा ये है कि हमें देखने को मिलेगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको काम तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ओके, लोगों के हित में, वेलफेयर में, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्यू रीजंस दैट सपोर्ट पॉलिटिकल कंपटीशन एज बीइंग फेवरेबल फॉर पीपल, ठीक है। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि पॉलिटिकल कंपटीशन को सपोर्ट करते हैं, जरा हम देखते हैं। अभी हमने डीमेरिट्स पढ़ा, राइट। तो क्या है कि रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। अब जरा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि अगर वो किसी एक इशू को उठाएंगी, किसी एक मुद्दे को उठाएंगी, तो क्या है कि उनके पॉपुलैरिटी और उनका दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे लोग उठाना चाहते हैं, उनको उठाएंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी फेम वो दोनों बढ़ेगा, समझ आ रहा है ना। और जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जब वो फेमस होंगे, तो उनके दोबारा इलेक्शन में सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना।
तो ऑन द कंट्रेरी, अगर उन्होंने वोटर्स को फेल किया, अगर वोटर्स के मुद्दों को नहीं उठाया, ठीक है, और अपने क्लियरली जो अपना पॉलिटिकल गेन है या फिर अपने पर्सनल गेन है उसको आगे रखा, तो क्या है, वोटर्स उनको इलेक्ट नहीं करेंगे अगले इलेक्शन में, ठीक है, तो दे मे नॉट बी एबल टू विन अगेन, राइट। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो दे विल गेट इंसेंटिव्स एंड दे विल रिमेन इन पावर, राइट। तो ये क्या है, हमारा पहला सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, हमने जैसा अभी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी अगर इट्स इज मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर टू बी इन पावर, डिस्पाइट दैट इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल, राइट, टू सर्व द पीपल, एंड वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ दैट शॉपकीपर, राइट। तो ये जो है, ये क्या है हमारा, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट सपोर्ट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। समझ आया? अब हम देखते हैं व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। देखो, हमने इलेक्शन को जनरली समझ लिया, हमने इलेक्टोरल कंपटीशन देखा, हमने इलेक्शन के अलग अलग फीचर्स देखे, ठीक है। अब हम इलेक्शन को अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, हमारे कंट्री में जो है ना, वो एरिया बेस्ड इलेक्शन फॉलो किया जाता है, हम उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। अब हम एक बार अपनी कंट्री का इलेक्शन का पैटर्न देखते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, ठीक है, इलेक्शन जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है समझना, ओके, ताकि आपको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी समझ में आए। तो क्या है, हमने देखा इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल में होते हैं, किसके, लोकसभा और विधानसभा के। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस, ओके, और विधानसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। अब क्या है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन दोबारा होते हैं, उससे पहले ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा में और विधानसभा में, 5 साल के बाद इनकी जो टेन्योर होता है, इनका जो टर्म होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। समझ आया? कब? 5 साल के बाद, ठीक है। फिर क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, है ना, लोगों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके टेन्योर खत्म हो गए, अब फिर से इलेक्शन होंगे, ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे, या तो सेम दिन होता है या सेम टाइम होता है या फिर कुछ दिनों के बाद होता है, ओके, विद इन अ फ्यू डेज, है ना। अब इसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। अब देखो, हम 2 तरह के इलेक्शन देखेंगे। फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन एंड द सेकंड वन इज बाय इलेक्शन। यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड दीस टर्म, राइट। तो जब हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की, तो जनरल इलेक्शन होता है कि हर 5 साल के बाद जो जनरली इलेक्शन होते हैं, हमारे कंट्री में होते हैं ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन, ठीक है, 5 साल के बाद रिप्रेजेंटेटिव के टेन्योर खत्म हो गया तो फिर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन वो होते हैं जब किसी भी एरिया में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया अपनी जॉब, तो क्या होता है, बाय इलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रिजाइन करके या फिर डेथ होके जो वैकेंसी खाली हुई है, उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए फिर से इलेक्शंस होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल बाय इलेक्शन, ओके। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन। याद रहेगा, जनरल इलेक्शन जो जनरली हर 5 साल में होते हैं, बाय इलेक्शन जो कि डेथ या रेजिग्नेशन या किसी भी और रीजन से जब वैकेंसी खाली हो जाती है, जब वो पोस्ट खाली हो जाती है, उसको फिलअप करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाय इलेक्शन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब देखो, हमने क्या देखा कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब किसी की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, ठीक है। हमारी कंट्री में इलेक्शन के पर्पज से, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो कंट्री है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके, कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, एरिया में डिवाइड कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पज से, ठीक है। अब क्या है कि ये जो वोटर्स उस एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, देखो ऐसे समझो, ये हमारी मान लो स्क्वायर वाली एक कंट्री है, ऐसी स्क्वायर कोई कंट्री नहीं होती, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक, यू कैन सी कोलोराडो इन यूएसए। कोलोराडो का मैप बिल्कुल स्क्वायर है, ओके।
तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। मान लीजिए कि ये एक कंट्री है स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इलेक्शन के लिए हमने क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट दी, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हो गया या ये हो गया, ये क्या है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये एरियाज हैं जिनमें इलेक्शन होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, ठीक है। क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, समझ आ रहा है ना। तो अब देखते हैं जरा, और जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग रहते हैं, वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स होते हैं, ठीक है। वोटर्स लिविंग इन दैट एरिया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव, समझ आ रहा है। अब जब हम देखो नेशनल लेवल की बात करते हैं, देखो इलेक्शन जो होता है ना वो अलग अलग स्तर पे होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। हमने क्या देखा इंडिया में एक नेशनल लेवल है, ठीक है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो नेशनल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन, समझ आ रहा है। सेकेंड, जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, यानी कि स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उनको कहते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट में भी अंदर हमारे गांव होते हैं, राइट, विलेज होता है, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, यानी कि एमसीडी, अगर हम दिल्ली की बात करें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, ठीक है, एमसीडी इलेक्शन होते हैं, या फिर पंचायत के इलेक्शन होते हैं गांव वगैरह में, ठीक है, तो वो विलेज लेवल पर हो गए। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा वाले इलेक्शन होते हैं, ठीक है, यानी कि कौन से, नेशनल लेवल पर होते हैं वो, ठीक है, नेशनल लेवल पर होते हैं। फिर क्या होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली, राइट, वो किस में होते हैं, वो स्टेट लेवल पर होते हैं, ठीक है, बस स्टेट में होता है। फिर होते हैं पंचायती इलेक्शन, ठीक है। पंचायती इलेक्शन में क्या होता है, वो किस लेवल पर होता है, विलेज लेवल पर होते हैं। एन फॉर नेशनल, एस फॉर स्टेट, वी फॉर विलेज, समझ आ गया, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं लोकसभा का। लोकसभा की जब हम इस वाले की बात करेंगे तो क्या है, लोकसभा में हमारी जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि 543 एरियाज में डिवाइडेड है, बटी हुई है, ठीक है। और हम इनको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, और उस एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। आपने नाम भी सुन रखा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का मैप है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं, जैसे कि जूम करके अगर हम देखें तो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो ये क्या है, एरियाज बटे हुए हैं, तो यही एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है, ठीक है। यहाँ से एक एक मेंबर इलेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी, समझ आया। लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन requires that each constituency should have a regular equal population living within it। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल लोग होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर्स हैं तो दूसरी में भी लगभग 100 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में 10 है एक में 100 है, ठीक है। ओके, अब हम जरा अपना दूसरा लेवल देखते हैं, यानी कि कौन सा वाला, स्टेट असेंबली, ठीक है। स्टेट असेंबली जरा देखते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं, यानी कि दिल्ली, गुजरात वगैरह में क्या है कि हर स्टेट जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। जिस तरह से इंडिया अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारी स्टेट असेंबली है वो भी क्या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा दिल्ली का मैप, ठीक है, दिल्ली का मैप, और ये दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, दिल्ली के इलेक्शन 2015 में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि ये वाली होगा, यहाँ से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक चुना जाता है, ठीक है। तो ये दिल्ली में के कॉन्टेक्स्ट में हो गई, ठीक है। अब क्या है, इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द एमएलए, ठीक है। एमएलए भी नाम आपने सुना होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए कौन है, समझ आया। अब क्या है कि जैसे दिल्ली का मैप है, ठीक है, यहां से जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली, ठीक है, याद रखना है। नेशनल लेवल वाले को कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेवल वाले को कहते हैं एमएलए, ठीक है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी अंडरस्टूड बात है भाई। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यानी कि जो नेशनल लेवल लोकसभा वाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर कई सारी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाई करती हैं, अंडरस्टूड सी बात है, जनरल। तो ये 2015 का मैप है, ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लू पार्ट है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जीते हैं, और ये जो ऑरेंज है कलर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीता है, ठीक है, इलेक्शन जीते हैं। कब? 2015 की बात कर रहे हैं हम, समझ आ रहा है? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। अब हम पंचायत की बात करते हैं, विलेज लेवल की बात करते हैं। फॉर पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस टू ईच विलेज, है ना, या फिर टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। समझ आ रहा है कि अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है। जैसे लोकसभा इलेक्शन में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट में स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल इसी तरह विलेज में वार्ड्स में डिवाइड होती है, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज, ठीक है, और द अर्बन लोकल बॉडी, या फिर अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं उनसे भी एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। कभी कभार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एक सीट जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती है, समझ में आया? तो इसको हम कभी कभार सीट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हमने अपना इलेक्शन का सिस्टम देखा इंडिया में, ठीक है। अब हम देखेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो क्या है, हमारे इंडिया में हर किसी को, हर एक इंसान को, ठीक है, हर एक वोटर को वोट करने का राइट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और यही नहीं बल्कि खुद रिप्रेजेंटेटिव बनने का भी अधिकार है। अगर वो चाहे तो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर भी सकते हैं और खुद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी हो सकते हैं। कोई भी चाहे तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक है, उनको किस बात में वरी थी, किस बात पे परेशान थे कि जब एक ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो कुछ जो पिछड़े हुए वर्ग हैं समाज के, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, ठीक है, वीकर सेक्शन है, उन लोगों को एक अच्छा चांस नहीं मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, जब ओपन इलेक्शन होंगे, ठीक है, जनरल इलेक्शन होंगे। किसमें? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? हो सकता है कि ये जो वीकर सेक्शन है या फिर मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं, ठीक है, वीकर कम्युनिटी है, इनके पास वो एजुकेशन ना हो या फिर इनके पास वो रिसोर्सेज ना हो जो कि इनको हेल्प करेंगी इलेक्शन को जीतने में। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ पावरफुल लोग हैं या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, जो फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल हैं या पावरफुल लोग हैं, वो इन लोगों को दबा दें, है ना, सप्रेस कर दें, ठीक है, किनको? वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो ये जो वीकर सेक्शन है एक बार देख लेते हैं। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट, हो सकता है इनके इतने कॉन्टैक्ट्स भी ना हो टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, अगेंस्ट अदर मेन स्ट्रीम मेजर पार्टी या फिर स्ट्रॉन्ग पार्टी, ठीक है। तो जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हो सकता है वो उन्हें पिछड़े हुए तबके को इलेक्शन जीतने से रोक दें, ठीक है। इस केस में हमारा पार्लियामेंट और असेंबली को क्या होगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन की, पर्टिकुलर कम्युनिटी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, यानी कि एक वो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पार्लियामेंट लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं फिर उसको डेमोक्रेटिक, जब एक कम्युनिटी की आवाज या फिर एक कम्युनिटी की डिमांड्स पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं रही, है ना। तो इसीलिए रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन लाया गया। अब भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। तो इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ठीक है, इनके लिए एक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के मेंबर और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ही कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। और
क्योंकि सिर्फ वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो एमएलए बनेंगे या एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो किस कम्युनिटी से बनेंगे? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC ST। अब आगे जाकर SC ST के अलावा OBCs को भी इंक्लूड किया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन जब हम बात करते हैं अभी की, या फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब क्या था? SCs और STs वर देयर। समझ आया? तो क्या है, अभी लोकसभा की हम बात करें अगर, तो 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अब देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो हमारे लिए रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का चांस मिले, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है, ये अदर वीकर सेक्शन के लिए भी बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। किस पे? डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर, है ना। पहले क्या था, लोकसभा लेवल पर और स्टेट असेंबली लेवल पर ही थे, ठीक है। बट बाद में लोकल लेवल यानी कि MCD और पंचायती सिस्टम में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक्सटेंड कर दिया गया था। समझ आ रहा है? अब देखो क्या है, कई सारे स्टेट्स में जो रूरल सीट्स होती हैं, पंचायती की सीट यानी कि, और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि MCD का एग्जांपल दिया था अभी, तो ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर OBC, ठीक है। OBCs के लिए हमने रिजर्व कर दिया है, ठीक है। कहाँ पर? पंचायत और MCDs, नॉट MCD बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सीट्स होती हैं उनको। अब क्या है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट है, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ स्टेट में शेड्यूल कास्ट की ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना, कुछ में शेड्यूल ट्राइब की ज्यादा पॉपुलेशन होती है। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो हमें वहां पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर सेंट्रल इंडिया में भी, ठीक है। तो क्या है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है, क्या प्रोपोर्शन ऑफ सीट, जितनी सीट रिजर्व है वो, ठीक है। अब 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन कैंडिडेट। समझ आया? तो ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था कि 1/3 ऑफ द सीट को रिजर्व कर दिया गया था विमेन कैंडिडेट के लिए। समझ आ रहा है? कहाँ पर? पंचायती सिस्टम में या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में। समझ आ रहा है? तो हमने क्या देखा कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स और कम्युनिटीज। समझ आ रहा है ना? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू कैन कमेंट डाउन एज वेल।